स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे कि सरकार बड़े फैसले लेने वाली है। ये आप देख सकते हो जीएसटी काउंसिल मीट, और ये मैं आपको बता दूं 54th जीएसटी काउंसिल मीट थी। और इसके अंदर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट को लेकर क्या किया गया है, यहाँ पर जो कैंसर ड्रग्स है, मतलब कई सारे जो बदलाव हुए हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आज से हमारा जो 2025 का प्रतिज्ञा प्लस बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। सबसे खास बात इसकी यह है कि अगर आप ये बैच लेते हो और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा जो फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। हर संडे को यहाँ पर एक टेस्ट होगा जिसके अंदर टॉप रैंक लाने वाले को 11,000 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। और इसके अलावा 2026 हो 27 हो कोई भी आप लॉन्ग टर्म बैच लेना चाहो ले सकते हो। बस आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल होता क्या है। देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, आपको याद होगा जीएसटी जब 2017 में लाया गया था देश के अंदर तो उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। और आप देख सकते हो कि जो जीएसटी काउंसिल है ये आपका संविधान के अंदर मेंशन, और इसी की वजह से हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। और ये आपको मिलेगा आर्टिकल 279A क्लॉज 1। तो ये 279A जीएसटी लाने के लिए ऐड किया गया था। इसको हेड कौन करता है, ध्यान रखिएगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस समय निर्मला सीतारमण जी, वही उसको हेड करती हैं। और बाकी के कई मेंबर्स होते हैं, जैसे कि राज्य के जितने फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर होते हैं। और जब भी ये मीटिंग होती है वो सभी आते हैं नई दिल्ली में और यहाँ पर बातचीत करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो सेक्रेटरीट ऑफिस है वो नई दिल्ली में है, और जो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं जीएसटी काउंसिल के। अब इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन आया था उसमें ये बोला गया था क्लियरली कि ये जो बॉडी है, ये जो जीएसटी काउंसिल है, ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। मतलब कि यहाँ पर बाइंडिंग नहीं है। जो भी फैसला लिया जाएगा इस बॉडी में वो सेंटर और स्टेट्स पर बाइंडिंग नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, मान लीजिए ये जो जीएसटी काउंसिल है इसमें कोई डिसीजन लिया जाता है कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर सरकार जो है वो जीएसटी 12% से 18% करेगी। लेकिन अगर कोई राज्य है जो कहता है कि नहीं हम नहीं करना चाहते तो वो नहीं करेगा। लेकिन आपको ये समझना ये है कि क्योंकि ऑलरेडी इस बॉडी के अंदर सभी राज्य के प्रतिनिधि भी होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो ज़्यादातर यही होता है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा वो इंप्लीमेंट हो ही जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होगे। खैर, जीएसटी काउंसिल करता क्या है, बेसिकली जीएसटी के अंदर कोई भी बदलाव करना हो ना, मेजर चेंजेस लाने हो, वो सारे फैसले जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही लिए जाते हैं। चाहे जीएसटी के लॉज में बदलाव करना हो, थ्रेशोल्ड में लिमिट चेंज करना हो, ठीक है, कुछ भी होता है ना तो वो आपका इसी काउंसिल के द्वारा लिया जाता है डिसीजन। अब क्वेश्चन ये है कि ये डिसीजन कैसे लिया जाता है, क्या यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कह देती है वो होता है या फिर राज्य सरकार जो कहती है वो होता है। बेसिकली यहाँ पर वैसे तो कोशिश किया जाता है कि सर्वसम्मति से हो जाए फैसला, सब लोग साथ मिलकर 100% सहमति से लें। लेकिन अगर मान लो फिर भी मतभेद है तो यहाँ पर वोटिंग के माध्यम से फैसला होता है। अब इसमें क्या है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक होने के लिए जितने भी मेंबर्स हैं इसके 50% मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। सबसे पहला कंडीशन यह है। अब जब वोटिंग होता है तो उसमें कोई भी चीज को रिकमेंड करने के लिए, उसको पास करने के लिए 3/4 मेजॉरिटी से फैसला लिया जाता है। मतलब 75% मेंबर्स जो हैं वो एग्री करने चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना वोट है। यहाँ पर 1/3 वोट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है और बाकी का जो 2/3 वोट है 66.6% वो आपका सभी राज्यों के पास मिलकर होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में आपको बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह होता है तो वैसे तो कोशिश यही होता है जो मैंने आपको बताया कि सर्वसम्मति से फैसला लिया जाए। खैर, यहाँ पर लास्ट जो जीएसटी काउंसिल की मीट हुई थी वो हुआ था 22 जून 2024 को, और ये वाला जो मीट है ये कल खत्म हुआ है। और आप देख सकते हैं ये 54th मीटिंग है। मतलब जब से जीएसटी आया है देश के अंदर तब से लेकर समय समय पर मीटिंग होती रहती है। अब कोई फिक्स नहीं है, जब भी कभी बुलाना होता है मीटिंग ये डिसाइड कर लिया जाता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि हाँ हर 2 महीने बाद मिलना ही है। ठीक है,
खैर अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्या हुआ कल, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर फैसला लिया जाना था। जो ऑनलाइन पेमेंट है, क्योंकि 2000 के नीचे जितना भी ऑनलाइन पेमेंट होता है हमारे देश में, उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो अभी तक नहीं लग रहा था। ठीक है, वो भी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहला यहाँ पर जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको लेकर बातचीत हुई, क्योंकि आपको याद होगा पिछले कुछ समय से काफ़ी खबरें आ रही थी कि जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं उनको सरकार जो है लगातार नोटिस भेज रही है कि आपको इतने हजारों करोड़ों रुपए जमा करने हैं। जैसे ड्रीम 11 वगैरह आपने देखा होगा। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं वो जीएसटी नहीं पे कर रही थी, तो अल्टीमेटली सरकार ने नोटिस भेजना स्टार्ट किया। और आप देख सकते हैं, बताया ये जा रहा है, यहाँ पर एक रिपोर्ट सबमिट हुआ है जीएसटी काउंसिल को, और उसमें बताया गया है कि पिछले 6 महीने में 412% का जंप आया है जीएसटी कलेक्शन में, और ये करीब पहुंच गया है 6,909 करोड़ रुपए। तो जो ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से जीएसटी कलेक्शन है उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है। फिर दूसरा यहाँ पर कैंसर ड्रग्स को लेकर बातचीत होनी थी कि क्या सरकार यहाँ पर जीएसटी रेट गिराएगी कि नहीं, और देखिए यहाँ पर इसको गिराया गया है। 12% पहले लगता था कुछ पर्टिकुलर कैंसर ड्रग्स पर, अब वो कम करके 5% कर दिया गया है, क्योंकि मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जीएसटी नहीं लगना चाहिए। और आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर जो कैंसर के ड्रग्स हैं उसके नाम लिखे हुए हैं, इनके ऊपर जो जीएसटी है वो कम किया गया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ है कि रिसर्च फंड्स, उसके ऊपर भी पहले जीएसटी लगा करता था। अब देखिए क्या हमारे देश के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है आर&डी, वैसे ही बहुत कम होता है। बहुत मुश्किल से पैसा मिलता है इंस्टीट्यूशंस को, वो कैसे जैसे कलेक्ट करते हैं, सरकार की तरफ से मिलता है, प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो भी यहाँ पर पैसे देते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है अभी भी। और उसके ऊपर सरकार, जैसे मान लो अगर 1 लाख रुपए मिला किसी इंस्टीट्यूट को और सरकार कहेगी कि उस पर 18% जीएसटी हमें चाहिए, तो यहाँ पर 18,000 तो वैसे ही चला गया। तो इसी की वजह से यहाँ पर बहुत से लोगों का कहना था कि जो रिसर्च फंड जो हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, और सरकार ने यही किया है कि यहाँ पर चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हों, उसको जो भी पैसा मिलेगा, रिसर्च फंड मिलेगा, उसके ऊपर सरकार जीएसटी नहीं लगाएगी। तो जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर देखो बहुत चर्चा होनी थी, क्योंकि आपको याद होगा एक तो सबसे पहले नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसकी मांग की थी कि यहाँ पर मैं निर्मला सीतारमण जी से बात करूंगा कि क्या हम हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसके ऊपर जीएसटी हटा सकते हैं। उसके बाद ये मामला पार्लियामेंट में भी गया था। आप देख सकते हो राहुल गांधी जी और बाकी के जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो बैनर पकड़े हुए हैं। उनका कहना है जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस इज टैक्स टेररिज्म। बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और मैं तो सभी को कहता हूँ कि लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए और अपने जेब से पैसा डायरेक्टली देना पड़े तो पता नहीं पूरी सेविंग्स खत्म हो जाती है, लोन लेना पड़ता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। मान लीजिए आज के डेट में अगर आप देखोगे तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगा हो गया। जैसे मान लो 50,000 का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और सरकार इसके ऊपर जीएसटी इस समय लगाती है और उसके ऊपर कुछ सेस वगैरह भी लगता है, तो अच्छा खासा पेमेंट हो जाता है। तो मान लो 50,000 की जगह आपको 65,000 पे करना पड़ता है। तो मांग ये हो रही है कि यहाँ पर जीएसटी ना लगे। इनफैक्ट आप देख सकते हो, बताया ये गया है कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से सरकार ने 21,000 करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी कलेक्ट किया है इन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर। तो ये बहुत मोटी कमाई है, इससे राज्यों को भी बहुत पैसा आता है। तो मैं आपको बता दूं कि कल जीएसटी काउंसिल के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जो जीएसटी लगता था उसका जो डिसीजन है वो अभी के लिए नहीं लिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया गया है और इसको हेड किया जाएगा भाई बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं वहाँ के बिहार के। तो उनके अंडर में यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का बनाया गया है जो कि अक्टूबर एंड तक यहाँ पर एक रिपोर्ट सबमिट करेगी, और जो अगला वाला जीएसटी काउंसिल मीट होगा नवंबर में, वहाँ पर इस चीज़ को लिया जाएगा। अब देखा जाएगा कि क्या जीएसटी काउंसिल जो है अगले मीट में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाती है कि नहीं हटाती है, तो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा और भी कई डिसीजन है, जैसे कुछ नमकीन्स वगैरह पर पहले 18% लगता था, उसको गिराकर 12% किया गया। हाँ, एक और मामला है फॉरेन एयरलाइन से रिलेटेड। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस है, उन्होंने बहुत सारे जो फॉरेन एयरलाइंस है जैसे ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्तांसा, ये जो भारत में ऑपरेट करते हैं ना फॉरेन एयरलाइंस, उनको टैक्स नोटिस भेजा था। उनका कहना था कि देखिए 2017 से आपने अपने हेड कंपनी से, जैसे मान लो अगर ब्रिटिश एयरवेज है, ब्रिटेन में उसकी हेड ऑफिस है,
तो इंडिया वाली जो ब्रिटिश एयरवेज वो क्या करती थी, कुछ सामान वगैरह मंगा रही है, मान लो कुछ सर्विस ले रही है अपने हेड कंपनी से, तो भारत सरकार ने ये कह दिया, डीजीजीआई ने, कि आपको इसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो और इसके लिए मैं आपको बता दूं, 10 फॉरेन एयरलाइंस को बोला गया आपको 10,000 करोड़ रुपए पेमेंट करना है। तो इसकी वजह से फॉरेन एयरलाइंस चिंता में आ गई, क्या किया जाए। लेकिन आप देख सकते हो उनके लिए बड़ी राहत की खबर है, जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि फॉरेन एयरलाइन कंपनीज जो भी कंपोनेंट वगैरह मंगा रही हैं वो जीएसटी एग्जेम्प्टेड होगा, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन था वो था कार सीट्स को लेकर। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे गाड़ी के सीट्स हो गए, बाइक के भी जो सीट्स हो गए, अब क्या है कि बाइक वाला जो सीट है उसके ऊपर पता है सरकार कितना जीएसटी लगाती थी, 28% लगाती थी, और जो गाड़ी वाला जो सीट है उसके ऊपर सरकार 18% लगाती थी। अब लोगों का कहना था कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो, यहाँ पर जो बाइक है वो एक आम नागरिक चलाता है। तो इसकी वजह से अब क्या किया गया है, जो कार के सीट्स हैं उसके ऊपर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, ताकि दोनों को सेम रखा जाए। ऑल्दो बाइक वालों की मांग ये थी कि उसको कम करके 18 करना चाहिए था। खैर जो भी है, यहाँ पर अब नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट जिसको लेकर डिस्कशन होना था वो था ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को लेकर। एक्चुअली अगर आप देखोगे, जैसे आप कोई कार्ड स्वाइप वगैरह करते हो कहीं पर मर्चेंट के पास जाकर, तो और आपके कार्ड पर मान लीजिए वीज़ा लिखा है, मास्टर कार्ड जो भी लिखा है, तो उसको हम कहते हैं पेमेंट एग्रीगेटर, जिससे आपके बैंक अकाउंट से पैसा जो है मर्चेंट के अकाउंट में चला जाता है जहां से आपने शॉपिंग किया है। तो यहाँ पर जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं वो क्या करते हैं, मर्चेंट्स पर 0.5% से लेकर 2% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं जितना का भी पेमेंट है। मान लो 1 लाख का अगर पेमेंट है और 2% चार्ज लग रहा है तो 2,000 मर्चेंट को चार्ज लगेगा। और इसीलिए कई बार दुकानदार क्या करता है, आपको कहता है कि देखो अगर आप कार्ड से पेमेंट करोगे तो हम आपको 2% और चार्ज लगाएंगे, होता है ना कई बार। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो चार्ज लग रहा है इसके ऊपर जीएसटी तब लगता है जब वो अमाउंट 2,000 से ऊपर का होता है। आ रहा है समझ में? अगर 2,000 से ऊपर का अमाउंट है तब उसके ऊपर ये जो मर्चेंट्स हैं वो सरकार जो है उसके ऊपर जीएसटी लगाती है। 2,000 के नीचे के जो ट्रांजैक्शंस थे, जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके ऊपर अभी तक कोई भी जीएसटी नहीं लगता था। तो अब यहाँ पर मांग उठ रही थी सरकार की तरफ से, देखो अब बहुत लंबा समय हो चुका है, क्योंकि ये डिसीजन लिया गया था डीमोनेटाइजेशन के समय, जब 500,000 के नोट बंद किए गए थे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा कि हम इसके ऊपर सर्विस चार्ज नहीं लेंगे अगर आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 2,000 के नीचे है। लेकिन अब उसको हुए काफ़ी समय हो गया है, तो अब सरकार कह रही है कि हम उसके ऊपर चार्ज लगाएंगे। तो अब क्या है कि इसको लेकर भी अभी ऐसा जो डिसीजन है वो यहाँ पर नहीं लिया गया है। एक फिटमेंट कमेटी को भेजा गया है ये मामला, और देखना होगा कि सरकार अभी इसके ऊपर चार्ज लगाती है कि नहीं। लेकिन अभी के लिए तो सेफ है, अगर आप जो 2,000 के नीचे वाला जो ट्रांजैक्शंस करते हो और उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगते हैं वो आपका जीएसटी एग्जम्प्टेड रहेंगे। अब क्या होता है ना कि मान लो ये जीएसटी किसके ऊपर लगाया जाता है, ये मर्चेंट के ऊपर लगाया जाता है, जो आपका पेमेंट एग्रीगेटर के ऊपर लगाएगी जीएसटी सरकार, क्योंकि ये पेमेंट एग्रीगेटर ही तो ले रहा है ना, ये 0.5 से लेकर 2% पर ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर जीएसटी इनके ऊपर लगेगा, तो ये लोग क्या करेंगे, उस जीएसटी को इधर भेज देंगे मर्चेंट के ऊपर, और मर्चेंट अल्टीमेटली क्या करेगा, दुकानदार वो आपके ऊपर भार डाल देगा कि देखिए हमें तो जीएसटी पे करना पड़ता है, अगर आप कार्ड से पेमेंट करोगे तो हम आपके ऊपर और चार्ज लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसी की वजह से अभी के लिए इसको रोका गया है कि देखो छोटे को दुकानदार जो हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से। अब देखना होगा आगे इसको लेकर सरकार क्या डिसीजन लेती है। और लास्ट में यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, वो है आपका कंपनसेशन सेस वाला मामला। आपको याद होगा 2017 में जब जीएसटी आया था तो यहाँ पर बहुत से ऐसे राज्य थे, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स थे, जैसे तमिलनाडु, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। उनका ये कहना था कि देखिए हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बहुत सी चीज़ें, अगर आप जीएसटी लाओगे तो अल्टीमेटली इसके जो फ़ायदा है, ज़्यादा फ़ायदा है वो यूपी, बिहार जैसे राज्यों को होगा जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि जीएसटी अल्टीमेटली कंज्यूमर से कलेक्ट किया जाएगा। तो इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा डोंट वरी, जो भी आपका लॉस होगा उसके लिए अगले 5 साल तक हम आपको भरपाई करेंगे, और यहाँ पर हम कंपनसेशन सेस लेकर आएंगे। अब कंपनसेशन सेस क्या होता है, जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, टोबैको वगैरह हो गया, उसके ऊपर सरकार लगाती है, और उससे जो पैसा कलेक्ट होता है वो इन राज्यों को कंपनसेट किया जाता था। और ये कंपनसेशन सेस वैसे तो 2022 तक होना था, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था, और ये खत्म होने वाला है 2026 में। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2026 के बाद क्या ये कंपनसेशन सेस
लगाया जाएगा नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इसका जो मेन पर्पस था वो तो खत्म हो गया। और मैं आपको बता दूं कि 2026 तक सरकार जो है लगभग 8.6 लाख करोड़ एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रही है। आप समझ रहे हो? और ये पेमेंट गया है राज्यों को, और राज्यों को पेमेंट करने के बावजूद भी 40,000 करोड़ रुपए सरकार के पास बचेंगे। तो क्वेश्चन यही है कि अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट हो रहा है, अब इसको कंपनसेशन सेस तो बोला नहीं जाना चाहिए 2026 के बाद। तो उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए सरकार एक अलग से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाएगी और वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो ये पूरा मामला था दोस्तों। आई होप कि 54th जीएसटी काउंसिल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको पता चल गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, M3 कई बार आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी के अंदर, M3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अमंग ऑल मनी स्टॉक मेजर। क्या बता सकते हो इसका कॉमन नेम क्या है M3 का? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।